क्या आप IIT JEE मेडिकल 11th या 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको एक बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट की तलाश है? तो अब आपके साथ होगा चंद्रयान, जहां है NITN फैकल्टीज, साथ ही अप टू 100% स्कॉलरशिप। चंद्रयान, लंकेश्वर कॉम्प्लेक्स, आकाशवाणी चौक, आदित्यपुर। Admissions open. Hey students, welcome again to the YouTube channel of Chandrayaan. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पोलेन पिस्टल का इंटरैक्शन। व्हाट इज दिस इंटरैक्शन? क्या पोलेन और पिस्टल बात कर सकते हैं, इंटरैक्ट कर सकते हैं? भगवान ने तो हमें मुंह दे दिया है एक दूसरे से बात करने के लिए। क्या पोलेन और पिस्टल इस तरीके से कर सकते हैं इंटरैक्शन? यस, दे कैन इंटरैक्ट विद द केमिकल मीन्स, मतलब वो केमिकल्स के जरिए अपने आप से इंटरैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि पोलेन ग्रेन्स और जो पिस्टल है वो किस तरीके से इंटरैक्शन होता है। तो आज के क्लास में हम लोग सबसे पहले चीज ये देखेंगे कि पोलेन ग्रेन जो जर्मिनेट होता है, ठीक है, जर्मिनेट होता है, ये किस में होगा? या तो सेम स्पीसीज का अगर स्टिग्मा होगा तभी। तो पॉलिनेशन जब होता है ना, तो पॉलिनेशन ये गारंटी नहीं देता है कि सेम कैटेगरी का पोलेन ग्रेन सेम कैटेगरी के स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे सबसे पहले कि pollination does not guarantee the transfer of the same species of pollen grain to the same species of stigma। इसका मतलब हम लोग ये देखते हैं कि कभी कभी गलत तरीके का pollen grain भी स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर जाता है, ठीक है। तो इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं, फिर आगे डिस्कस करेंगे। Pollination does not guarantee the transfer of right type of pollen grain on the surface of stigma। इसका मतलब ये है कि पॉलिनेशन से ये गारंटी नहीं मिलता हमको कि कभी कभी क्या होता है कि दूसरे स्पीशीज का भी पोलन ग्रेन किसी और के ऊपर, किसी और स्पीशीज के स्टिग्मा के ऊपर गिर सकता है। तो इससे क्या पोलन ट्यूब जर्मिनेट होगा? नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये उस कैटेगरी में रॉन्ग टाइप पोलन ग्रेन कहलाएगा, ठीक है। समटाइम्स रॉन्ग टाइप पोलन such as from other species or maybe the pollen grain are incompatible जर्मिनेशन। इसका मतलब हम लोग ये समझें कि यहाँ पे जो पोलन ग्रेन जो यहाँ पे ड्रॉप आउट हुआ है स्टिग्मा के ऊपर, ये जरूरी नहीं होता है कि सेम स्पीशीज का हो। या तो अगर स्टिग्मा जो है अपने ही पोलन ग्रेन को रिजेक्ट कर दे तो यहाँ पे वो पोलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे दो पोलन ग्रेन का यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है, तो एक पोलन ग्रेन का ट्यूब जो है जर्मिनेट कर गया क्योंकि वो उसको एक्सेप्ट कर लिया, जबकि और एक जो है वो जर्मिनेट नहीं कर पाया क्योंकि वो रिजेक्ट हो गया बाय द स्टिग्मा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे दूसरा पॉइंट हम लोग ये देखेंगे, द स्टिग्मा हैज द एबिलिटी right type of pollen grain by the chemical means, ठीक है। मतलब क्या होगा, अगर उसके ऊपर अगर कोई पोलन ग्रेन गिरा है, ठीक है, तो उसको डिटेक्ट कर सकता है बाय द केमिकल मीन्स। वो
इंटरेक्शन हम लोग के बीच हो जाएगा तो वो क्या करेगा, जर्मिनेशन करने के लिए रेडी करवा देगा, रास्ता उसका प्रिपेयर करवा देगा। लेकिन अगर जहाँ पे उनका इंटरेक्शन नहीं हुआ, उसके केमिकल को रिसीव नहीं कर पाया, इट मीन्स वहाँ पे उसको पोलन ग्रेन को रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसी इंटरेक्शन को यानी कि पोलन ट्यूब का जो यहाँ पे ग्रोथ होता है ना, एक कीमोट्रॉपिक मूवमेंट होता है। ठीक है, पोलन ट्यूब ग्रोथ इज अ कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। कीमोट्रॉपिक एक्चुअली ट्रॉपिक का मतलब ही क्या होता है, मूवमेंट होता है। तो हम लोग कह देंगे कि पोलन ट्यूब का ग्रोथ ही क्या होता है, कीमोट्रॉपिक होता है। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो है वो केमिकल मीन से अपनी इंटरेक्शन करते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग ये पूरे इवेंट मतलब जहाँ पे पोलन ग्रेन ड्रॉप किया, ये डिपॉजिट किया, डिपॉजिट होने के बाद ये एंट्री ऑफ द ओव्यूल, जब तक ये प्रोसेस नहीं हो जाता है तब तक इसको हम लोग बोलेंगे पोलन पिस्टल का इंटरेक्शन। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, पोलन पिस्टल का इंटरेक्शन क्या है, पोलन पिस्टल का इंटरेक्शन वो चीज है द इंटरेक्शन बिटवीन द पोलन एंड द pistil, which include all the events from deposition of pollen grain from deposition of pollen grain to the entry of ovule is known as pollen pistil interaction. पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, इसमें काफी सारे इवेंट्स होते हैं। ये क्या क्या इवेंट्स हम लोग देखेंगे अभी। यहाँ पे देखो सबसे पहला जो चीज दिया हुआ है ना, एक सेकेंड, लेट्स सपोज यहाँ पे हम बात करें ये स्टिग्मा है, स्टाइल एंड ओवरी, इसके ऊपर अगर कोई पोलन ग्रेन ड्रॉप कर गया है, ठीक है, कोई ऐसा पोलन ग्रेन ड्रॉप कर गया है जो उसको एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे अभी हम सिर्फ एक्सेप्टेंस का बात करेंगे। ठीक है, तो वो अपने जर्म पोर से, ऐसा होता है उसके जर्म पोर से, ठीक है, वो जर्म पोर से इसमें क्या करेगा, पोलन ट्यूब बनाने का कोशिश करेगा। ठीक है, ये पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन कैसे होगा, बाय द केमिकल मीन्स होगा। ठीक है, मतलब कोई केमिकल रिलीज किया जाएगा स्टिग्मा से या फिर स्टाइल से या फिर ओवरी से, जिसके बदौलत यहाँ पे क्या होगा, पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन होगा। यहाँ पे कोई अलग सा पोलन ग्रेन आ सकता है। लेट्स सपोज ये जो स्टिग्मा है ये किसका होगा, ये मान लो किसी का भी चाइना रोज का होगा। ठीक है, चाइना रोज का स्टिग्मा है, चाइना रोज का पिस्टल है, लेकिन ये जो पोलन ग्रेन है ये रोज का होगा, तो ये क्या होगा, यहीं पे इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन इसको ये ले लेगा क्योंकि ये चाइना रोज का ही पोलन ग्रेन है। ठीक है, तो इस तरीके से उसका एक्सेप्टेंस चलेगा। और ये एक्सेप्टेंस जो होगा किस बेसिस पे होगा, ये केमिकल मीन्स से होगा, केमिकल बेसिस पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो हम लोग बात करने के वाले हैं कि ये पोलन ग्रेन जर्मिनेट होने के लिए किस किस पर्पज से यहाँ पे गिरा है और कैसे ये जर्मिनेट होता है। यहाँ पे देखो, पहला यहाँ पे बोला गया है कि द पोलन ग्रेन जर्मिनेट्स ऑन द स्टिग्मा टू प्रोड्यूस अ पोलन ट्यूब। एग्जैक्टली पोलन ट्यूब बनाने के लिए जर्मिनेट होगा। थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर्स द कंटेंट ऑफ द पोलन ग्रेन मूव इनटू द पोलन ट्यूब। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये जो है स्टिग्मा है, ठीक है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। ठीक है,
और यहाँ पे कोई पोलन ट्यूब है, पोलन ग्रेन है। ये पोलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा पोलन ट्यूब से, ठीक है, पोलन ट्यूब बना के। हमको पता था कि पोलन ग्रेन के अंदर क्या था, एक वेजिटेटिव सेल था और दूसरा क्या था, एक जनरेटिव सेल था, ठीक है। तो जो वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है ना, ये इधर आएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्यूब न्यूक्लियाई, क्योंकि वेजिटेटिव सेल को ट्यूब न्यूक्लियस भी या ट्यूब सेल भी बोला जाता है। उसके बाद उसके पीछे पीछे रहेगा जनरेटिव न्यूक्लियाई, जनरेटिव सेल रहेगा, जनरेटिव सेल। ये जनरेटिव सेल जो होता है यही डिवाइड करके स्पर्म गैमेट, स्पर्म या फिर गैमेट सेल बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको देख लेंगे। यहाँ पे देखते हैं ये डिवाइड करके क्या बनाया, दो स्पर्म सेल बनाया, ठीक है, इसको बोलेंगे स्पर्म सेल। कभी कभी क्या होता है कि ये जो पोलन ग्रेन होता है ना, ये दो सेल स्टेज यानी कि वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल वाले स्टेज में ही ट्रांसफर कर जाता है, और कभी कभी क्या होता है कि तीन सेल स्टेज यानी कि ट्यूब न्यूक्लियाई या फिर वेजिटेटिव सेल और दो स्पर्म न्यूक्लिया के टाइम पे ट्रांसफर होता है। ये देखते हैं कैसे किसमें होता है, ठीक है। देखो ये हमारा था मैच्योर्ड एंथर, ठीक है। अगर उस केस में हमारा जो पोलन ग्रेन है, ठीक है, ये पोलन ग्रेन अगर दो सेल स्टेज में ट्रांसफर होता है, ये किस केस में ट्रांसफर होगा, दो सेल स्टेज मतलब एक होगा वेजिटेटिव न्यूक्लियस और उसमें फ्लोट कर रहा होगा जनरेटिव सेल, यह जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल, और ये होता है वेजिटेटिव सेल। ये दो सेल स्टेज कहलाता है, क्या कहलाता है, टू सेल स्टेज। टू सेल स्टेज ऑफ पोलन ग्रेन कब देखने को मिलेगा, ये शेड ऑफ कब होगा, टू सेल स्टेज में शेड ऑफ हो जाता है, ठीक है। कब होगा, किस केस में होगा, 40% एंजियोस्पर्म में यही देखने को मिलता है, ठीक है। जबकि कभी कभी क्या होता है, थ्री सेल स्टेज यानी कि जनरेटिव सेल डिवाइड करके दो स्पर्म न्यूक्लियाई बना चुका है, तभी ये शेड ऑफ करेगा, तो तभी ये कहलाएगा थ्री सेल स्टेज, थ्री सेल स्टेज। यहाँ पे फिर जनरेटिव सेल कंटेन करेगा टू मेल गैमेट, ठीक है, टू मेल गैमेट्स, यानी कि जिसको स्पर्म सेल भी बोला जाता है। ये थ्री सेल स्टेज में अगर शेड ऑफ किया कौन, पोलन ग्रेन, तो किस बेसिस पे यहाँ पे पोलन ग्रेन यहाँ पे शेड ऑफ करेगा, तो 60% एंजियोस्पर्म में कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। ये भी हम लोग डिस्कस किए थे अपनी क्लास में, ठीक है, ये होता है, ठीक है। और ये शेड ऑफ करने के बाद कहाँ जाएगा, स्टिग्मा के सरफेस के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वही चीज बोला जा रहा है कि पोलन ट्यूब ग्रोस थ्रू द टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा एंड रीचेस टू द ओवरी। ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब इज कीमोट्रॉपिक, इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया। जनरेटिव सेल जो है डिवाइड करके दो मेल गैमेट बनाएगा ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब इन द स्टिग्मा। इन पोलन ग्रेन आर शेडेड टू सेल कंडीशन। यहाँ बोल रहा है कि अगर दो सेल कंडीशन में अगर यहाँ पे जा रहा है तो स्टिग्मा के ऊपर वो जाके जर्मिनेट करेगा और दो मेल गैमेट बनाएगा। लेकिन कभी कभी जो है पोलन ग्रेन थ्री सेल स्टेज में भी शेड ऑफ होते हैं और स्टिग्मा में जाके उसको कुछ काम नहीं करना पड़ता है, जस्ट उनको पोलन ट्यूब जर्मिनेट करने का रहता है, ठीक है। ये हो गया पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन। और इस केस में अगर देखा जाए तो मैंने बताया है यहाँ पे किस तरीके से पोलन ट्यूब डिवाइड करते हैं, पोलन ट्यूब जो ग्रोथ किस तरीके से होता है वो चीज़। तो यहाँ पे देखो जो जनरेटिव न्यूक्लियस है पहले और बाद में पहले ट्यूब न्यूक्लियस होगा और जनरेटिव न्यूक्लियस ही डिवाइड करके दो मेल गैमेट बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें कि पोलन ट्यूब तो अभी बन रहा है, ठीक है, वो स्टाइल तक पहुंचा है, ओवरी तक तो आना पड़ेगा ना, तो ओवरी तक कैसे आएगा, देखो ओवरी तक आने के लिए ठीक है, ये ओवरी तक आएगा, ओवरी में कैसे एंटर करेगा, ठीक है। तो याद रखना कि मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म
most angiosperm pollen tube enters through micropyle ठीक है, माइक्रोपाइल रीजन से वो एंटर करेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि माइक्रोपाइल से ही एंट्री करे, कभी कभी चलाजा से भी एंट्री करता है और कभी कभी इंटीग्यूमेंट से भी एंट्री करता है, लेकिन हमारी एनसीईआरटी बुक बताती है कि ज्यादातर की जो एंजियोस्पर्म है वो माइक्रोपाइल से ही एंटर करता है। ठीक है, लेट्स सपोज कि इधर माइक्रोपाइल है, इधर चलाजा है और ये मेरा है ओव्यूल। ठीक है, ये है ओव्यूल, तो ये पोलन ट्यूब इधर से एंट्री करेगा, माइक्रोपाइल के रीजन की तरफ से एंट्री करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर बात करें तो ये तो बात करें हम लोग ओव्यूल में किस तरीके से एंट्री करेगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि एम्ब्रियो सैक, हमको पता है कि हमारे ओव्यूल के अंदर क्या है, एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। ठीक है, ये वाला है हमारा एम्ब्रियो सैक और इधर मान लेते हैं कि हमारा माइक्रोपाइल है, इधर चलाजा है। तो एम्ब्रियो सैक के इधर में यहाँ पे पोलन ट्यूब जो है कैसे जर्मिनेट कर किधर से एंट्री करेगा, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से यहाँ पे एंटर करेगा। ठीक है, तो एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सैक किसके थ्रू होगा, थ्रू माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, इसका मतलब यहाँ क्या बोला जा रहा है कि जैसे घर पे घुसने के लिए हो सकता है 2 या 3 दरवाजे होते होंगे, लेकिन किचन में घुसने के लिए सिर्फ एक दरवाजा होता है, तो उसी तरीके से यहाँ पे मान लो कि किचन एम्ब्रियो सैक है और उसका दरवाजा क्या है, माइक्रोपाइलर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पोलन ट्यूब है ये यहाँ पे एंट्री करेगा, कहाँ से, माइक्रोपाइलर एंड से। क्लियर है, और इस जो एंट्री को ना कौन गाइड करेगा, डीजेनरेट करता है सिनर्जिड। यहाँ पे एक पॉइंट और छूट गया है, दैट इज सिनर्जिड degenerates and releases chemical which guided the pollen tube to enter into the एम्ब्रियो सैक। ठीक है, हमें पता है कि हमारा सिनर्जिड जो है वो क्या है, वो हेल्पिंग सेल है। ठीक है, हेल्पिंग सेल, देखो यहाँ पे एक ओव्यूल बना रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारा है एक सेल, ये साइड पे है सिनर्जिड। ठीक है, यहाँ पे पोलन न्यूक्लियाई और यहाँ पे है एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, अब ये सिनर्जिड में हमको पता है कि फ्यूजिफॉर्म एपेरेटस होता है, ये क्या कहते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो कि केमिकल रिलीज करता है, जो गाइड करता है कि पोलन ट्यूब इधर ही से एंट्री करे। ठीक है, तो ये होता है, ये डिजेनरेट कर जाता है एंड इट रिलीजेस केमिकल्स। कौन रिलीज करेगा, फ्यूजिफॉर्म apparatus which is present inside the synergids। ठीक है, ये किसके अंदर प्रेजेंट रहेगा, ये सिनर्जिड के अंदर प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये चीज हमारे एनसीईआरटी के डायग्राम में दिया हुआ है, ये क्या बताती है, ये बताती है कि देखो यहाँ पे जैसे पोलन ट्यूब एंटर करता है, एक सेकंड, यहाँ पे पोलन ट्यूब एंटर कर रहा है तो यहाँ पे 2 मेल गैमेट है, ट्यूब न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है, ये डिजेनरेट हो जाता है और यहाँ पे क्या होता है, जो मेल गैमेट है ना वो अंदर चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है कि वेजिटेटिव न्यूक्लियस बाद में है, नहीं, वेजिटेटिव न्यूक्लियस पहले रहता है, मेल गैमेट बाद में रहता है। ठीक है, तो मेल गैमेट अंदर चले जाते हैं और मेल गैमेट जैसे अंदर जाते हैं वो किसके गाइडेंस में होता है, सिनर्जिड के गाइडेंस में। तो सिनर्जिड जो है देखो ये डीजेनरेट हो गया है, डीजेनरेट कैसा हो गया, रुई के जैसा दिखने लगा। तो यहाँ पे देखो जो मेल गैमेट होता है ना, हमको पता है कि पोलन ग्रेन नॉन मोटाइल
मोटाइल होता है और ओव्यूल भी नॉन मोटाइल होता है, एम्ब्रियोसाइट भी नॉन मोटाइल होता है। लेकिन अभी यहाँ पे डीजेनरेशन हो गया है किसका, सिनर्जिड का। अब तो यहाँ पे रिलीज भी हो गया है मेल गैमेट्स। तो मेल गैमेट एक को एगशेल तक पहुँचना है और एक को पहुँचना है पोलर न्यूक्लियस। तो वो वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे, अब देखो वहां तक पहुंचेंगे कैसे, वो वहां तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल करते हैं एमीबॉयड मूवमेंट। ठीक है, द टू मेल गैमेट्स reaches to the eggshell and polar nuclei by amoeboid movement। ठीक है, वो amoeboid movement जो करते हैं और उसके थ्रू वो वहां तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, amoeboid movement। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि क्या बताया हमने, all these events from pollen deposition on stigma until pollen tube enters the ovule are together referred to as pollen pistil interaction। ये तो हमने पढ़ लिया कि मतलब पोलन का डिपोजिशन होगा और उसका तब तक जब तक वो एम्ब्रियो तक एंटर ना कर जाए तब तक इसको हम लोग पोलन और पिस्टिल का इंटरेक्शन बोलते हैं। और ये क्या है, एक डायनामिक प्रोसेस है और एक केमिकल बेसिस पे का प्रोसेस है। अगर केमिकल बेसिस पे ये चीज़ हो रहा है इट मीन्स वो क्या हो रहा है, वो कीमोट्रॉपिक है। ठीक है, दूसरा देखो क्या हम यहाँ पे तो केमिकल मीन्स से हो रहा था, क्या हम लोग पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन केमिकल मीन्स बाहर से यानी कि बाहर किसी टेस्ट ट्यूब पे रख के कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इन विट्रो पोलन जर्मिनेशन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अगर एक ग्लास लेंस लें, ठीक है, और वहाँ पे क्या करते हैं, पोलन ग्रेन्स का डस्टिंग करते हैं। ठीक है, दीज आर द पोलन ग्रेन्स। इस पोलन ग्रेन को जर्मिनेट करने के लिए हम लोग उसमें 10% शुगर सोल्यूशन डाल देते हैं, शुगर सोल्यूशन प्लस क्या डाल देते हैं, बोरिक एसिड डाल देते हैं। हमें पता है कि बोरोन क्या करता है, उसको पोलन ट्यूब को जर्मिनेशन करने में मदद करता है। ठीक है, तो 10% शुगर सोल्यूशन प्लस बोरिक एसिड, उसके साथ साथ अगर हम लोग उसमें कैल्शियम, ठीक है, आयरन्स डाल देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोलन ट्यूब जर्मिनेट कर जाएगा आफ्टर 10 to 15 मिनट्स। इन 10 to 15 मिनट्स पोलन ग्रेन germinates this pollen tube। को जर्मिनेट करवा दिया जाएगा और ये प्रैक्टिकल बेसिस पे किया जाता है। ठीक है, दूसरा हम लोग बात करेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, मतलब जिसमें मेन मतलब हम लोग यानी कि मैन इंक्लूडेड होते हैं उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ऐसा पॉलिनेशन जिसमें मैन के द्वारा पॉलिनेशन करवाया जाता है और डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ प्लांट्स को निकालने के लिए हम लोग करते हैं। जैसे समझो कि एक प्लांट ए है, ठीक है, एक प्लांट ए है और उसमें फ्लावर लगे हैं, ठीक है, और एक प्लांट बी है सेम वैरायटी का यानी कि सेम स्पीशीज का। ठीक है, ये प्लांट ए, ये प्लांट बी, ठीक है, इसमें अगर देखा जाए तो इसमें डिजीज का रेजिस्टेंट ना अच्छा नहीं है, डिजीज रेजिस्टेंट अच्छा नहीं है, पर इसमें डिजीज को रेजिस्टेंट कर सकता है बहुत बेहतर तरीके से। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए, दूसरा में देखा जाए, इसका जो यील्डिंग प्रॉपर्टी है ना बहुत अच्छा है। ठीक है, और इसका जो यील्डिंग प्रॉपर्टी है ये उतना अच्छा नहीं है, तो हम लोग इसका क्रॉस करवा के इन दोनों वैरायटी का एक नया हाइब्रिड निकाल सकते हैं, एक नया हाइब्रिड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का हाइब्रिडाइजेशन
इस्तेमाल करके हम लोग अपने डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ प्लांट्स को निकाल सकते हैं। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए प्रोसेस होता है। तो ये क्या क्या प्रोसेस होता है देख लेते हैं। ये जो प्रोसेस होते हैं, सबसे पहला देखो क्या किया जाता है। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ प्लांट्स किया जाता है, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, ठीक है, यहाँ पे तो नहीं है, इधर पहले किया जाएगा सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। पहला स्टेप, हमें कौन सा प्लांट किसका लेना है वो करना है। फर्स्ट स्टेप सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या होगा, इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेशन एक प्रोसेस होता है, इमेस्कुलेशन एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है देखो, इट इज अ प्रोसेस in which anthers are removed from flower before its maturity. मतलब यहाँ क्या किया जा रहा है, उसका मैच्योरेशन होने से पहले, किसका, एंथर या फ्लावर का मैच्योरेशन होने से पहले काट के उसको क्या किया जा रहा है, अलग किया जा रहा है, ताकि इसमें अगर सेल्फ पॉलिनेशन चल रहा चांसेस भी रहे ना तो वो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो, ठीक है। फिर क्या किया जा रहा है, थर्ड पॉइंट में उसको बैग कर दिया जा रहा है, जिसको बोला जाता है बैगिंग, ठीक है। हम लोग देखेंगे बैगिंग कैसे किया जाता है। बैगिंग टू कवर the flower, to protect it from contamination of any other pollen. कोई अलग तरीके का पोलन ग्रेड यहाँ पे आके नहीं आ जाए, इसलिए उसको ढक दिया गया है, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या हो गया, उसको फिर डी बैगिंग किया गया। डी बैगिंग क्यों किया गया, क्योंकि अभी हमारा जो पिस्टल है वो ग्रो कर चुका है, वो ग्रो मतलब मेच्योर कर चुका है। तो मेच्योर हो चुका है तो हमको जो डिजायर्ड वैरायटी ऑफ पोलन ग्रेन है उसको ट्रांसफर करवाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डी का मतलब होता है रिमूव करना, ठीक है। तो क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ बैग, रिमूवल ऑफ प्रोटेक्टिव बैग, उस प्रोटेक्टिव बैग को रिमूव करेंगे टू डस्ट डिजायर्ड वैरायटी, डस्ट डिजायर्ड वैरायटी ऑफ पोलन ग्रेन। पांचवा पॉइंट क्या देखें, ये तो हो गया डी बैग। फिर उसके बाद क्या किए, हम लोग डी बैग कर दिए। लेट्स सपोज ये स्टिग्मा है, उसमें चढ़ाया हुआ था कवरिंग, उसमें कवरिंग चढ़ाया हुआ था, अब वो उसको हटा के उसमें हम डस्ट कर दिए क्या, पोलन ग्रेन्स को, पोलन ग्रेन को डस्ट कर दिए। फिर उसके बाद उसको फिर से रीबैगिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ क्या कर रहे हैं, फिर से रीबैगिंग करेंगे। रीबैगिंग करने से क्या होगा, रीबैगिंग करने से फिर से वो चीज़ फिर से प्रोटेक्शन में आ जाएगा और तब तक रीबैग किए रहेंगे जब तक कि जो फ्लावर है वो मैच्योर होके एक फ्रूट ना बन जाए, ठीक है। रीबैग, यहाँ पे रीबैगिंग किया जाएगा। रीबैगिंग का मतलब क्या हुआ, रीबैग किया जाएगा मतलब वो जो फ्लावर है ना उसको फिर से ढक दिया जाएगा। रीबैगिंग का फ्लावर so that flower can be protected. रीपैकिंग
बैग कर दिया जाता है ताकि फिर से जो है फ्लावर प्रोटेक्टेड रहे। और ये रीबैगिंग कब तक रहेगा? अप टू दिस रीबैगिंग प्रोसेस, कब तक चलेगा ये प्रोसेस? रीबैगिंग ऑफ फ्लावर is for flower get matured into fruit। फ्रूट में ना कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं रीबैगिंग। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस देखो यहाँ पे क्या किया जा रहा है। यहाँ पे बोले, यहाँ पे जो एंथर है ना, इसको काटा जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद वहाँ पे क्या किया जा रहा है, काटने के बाद उसको एक अलग सा पॉलिथीन या फिर ऐसा बैग से उसको कवर किया जा रहा है जिससे कि फ्लावर को मॉइस्चर और हवा दोनों मिल सके। ठीक है, तो इसको बोला जाता है बैगिंग का प्रोसेस। ठीक है, ठीक है बच्चों, आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, दैट इज पोलन पिस्टल के इंटरेक्शन तक। इसके बाद तो हम लोगों ने समझ गया कि हम लोगों का पोलन ग्रेन्स जो है वो डस्टिंग तो हो चुका है, हमारा ओव्यूल तक पहुंच भी गया है। इसके बाद हम लोग ये समझेंगे कि कब हम लोग का फर्टिलाइजेशन होगा। हमारा ये भी देखने का हो गया कि मेल गैमेट जो है वो पहुंच तो गया है, अब वो मेल गैमेट फर्टिलाइजेशन में किस तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे और फ्रूट और एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होगा। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, रिवाइज करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।